the ideal concept. सुप्रभात। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, वनों को किस किस रूप में वर्गीकरण किया गया। एक तो वर्गीकरण किया गया उसके घनत्व के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया वह वर्गीकरण प्रशासकीय आधार पर किया गया। हम अब सर्वे के अनुसार यानी सर्वेक्षण, वनों का सर्वेक्षण, वन्य प्राणियों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, उसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार भी क्या किया गया है, वन्य और वन्य प्राणियों को, वन और वन्य प्राणियों को बांटा गया है। नहीं समझे? एक तो हुआ कि किस वन में या कौन से पेड़ की संख्या सबसे अधिक है, कौन से स्थान पर, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, उसके किस हिस्से में वनों की संख्या सबसे अधिक है। तो जहाँ पर वन अधिक होंगे स्वाभाविक है कि वहाँ बहुत नज़दीक नज़दीक पेड़ मिलेंगे, जंगल ही जंगल होंगे। तो और कहीं पर हम क्या देखते हैं कि दूर दूर तक पेड़ नहीं नजर आती है, या दूर तक देखते हैं तो कहीं कहीं पेड़ नजर आती है। तो एक हो गया सघन, विरल, नहीं, इस तरह से उसके घनत्व के आधार पर हमने जाना। दूसरी बात है कि कौन से वन में कौन सा जीव रहता है और उसके अनुसार से उस वन को किस प्रकार से लोगों के द्वारा या अन्य पशुओं के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा जैसे उसको अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो यह हमारे वातावरण को दूषित करती है। बहुत सारे रीजन होते हैं। जो वन का अगर विस्तार सिमटता अगर जाता है तो वन्य प्राणियों को जीने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि उनका घर छिन जाता है। तो इससे उनका जो जीवन जो है वह समाप्त हो जाती है, या समाप्त होने के बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके जीवन समाप्त होने के कगार पर है। तो ऐसे पशुओं को सरकार ने अपने संरक्षण में लिया है, अपने देखरेख में लिया है। इसके लिए बहुत सारे संस्था तैयार किया गया है और उसके आधार पर यानी प्रशासकीय आधार पर ही वनों को बांटा गया है। रक्षित वन है, आरक्षित वन है, अन्य जो वन है जो अवर्गीकृत वन में रखा गया है। तो वैसे वनों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना। अब क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार किया गया, यानी इस संसार में कौन कौन से जीव हैं, कौन से जीव कितनी संख्या में है, उसकी प्राचीन में क्या संख्या थी, वर्तमान में क्या संख्या है, मध्य में क्या संख्या थी, अगर कि कोई जीव की अगर संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुआ है तो किस कारण से हुआ है, अचानक अगर ह्रास हुआ है तो किस कारण से हुआ है, ये सब का एक रिपोर्ट तैयार किया गया। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट जब भी हम तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जंगलों में अब तो टेक्निकल युग आ गया है। इसमें क्या होता है कि दूर संवेदी तकनीक के माध्यम से ही सर्वे कर लिया जाता है। तो उस सर्वे में कौन कौन से पशु पहले कितनी मात्रा में थी, उसकी संख्या कितनी थी, अब कितना बच गया है, इससे क्या हुआ कि उसके बारे में पता चला कि कौन से जीवों की संख्या सबसे कम है और कौन से जीव अभी सामान्य रूप से चल रहे। इस तरह से बांटा गया। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से सर्वे हुआ और उस सर्वे का क्या क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले क्या है कि 1970 के दशक में 1970 के दशक में भारत की एक संस्थान थी जिसका शॉर्ट नाम है BSI। नोट कर लीजिएगा, मैंने सबका डिटेल्स लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ
इंडिया, यह एक संस्था थी। दूसरी संस्था है FRI, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मत समझ लीजिएगा, यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं समझना है, यहाँ देख लीजिए FRI, उसका होता है FIR। तो F से यहाँ हो जाता है फॉरेस्ट, R से होता है रिसर्च, I से होता है इंस्टीट्यूट। हिंदी अगर जानना है तो वन अनुसंधान संस्थान। यह कहाँ की है? इसका जो राज्य पड़ता है वह राज्य है उत्तराखंड, स्थान है देहरादून, उत्तराखंड राज्य देहरादून। यह दोनों मिलकर के यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यह दोनों मिलकर के और भारत के अंदर जो भी वन्य प्राणी थे या जो भी वन था उन सब का सर्वेक्षण किया। और जब यह सर्वेक्षण किया गया तो कुछ रिजल्ट सामने आया। क्या रिजल्ट सामने आया? कुछ परिणाम जो सामने आए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अब भारत में है ही नहीं, जो पहले उसकी मौजूदगी भारत में थी और अब नहीं। कुछ ऐसे भी जीव सामने आए जो कुछ समय पहले तक उनकी जो स्थिति थी वह सामान्य थी, अब उनकी स्थिति धीरे धीरे उनकी स्थिति में क्या रहा कि ह्रास हो रहा है, उनका जो संख्या था वह कमते जा रहा है। तो यह इनके द्वारा एक बुक तैयार किया गया, एक जो रिपोर्ट जो छापा गया वह एक बुक बनाया गया। वह बुक रेड डेटा बुक, यानी उसको रेड डेटा पुस्तक या रेड डेटा किताब के नाम से भी हमारे यहाँ संबोधन किया जाता है। नहीं, तो यह जो बुक है यह ये दोनों के द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट है, जो जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे भारत में कौन से जीव जो है सो संकटग्रस्त है, कौन से जीव जो है सो दुर्लभ प्रजाति के है, कौन से जीव जो है सो वो स्थानिक है, कौन से जीव लुप्त हो चुके हैं। ये विलुप्त जो भी जीव विलुप्त होने के कगार पर है या जो विलुप्त हो चुकी है उसका वर्णन इस बुक में यानी रेड डेटा बुक में जो है सो दिया गया, वर्णन किया गया। इसके बाद यह तो हो गया हमारे भारत का जो सर्वे संस्थान है ये हो गया। एक सर्वे संस्थान ऐसा भी है जो पूरे वर्ल्ड में सर्वे करती है, यानी चाहे वह अफ्रीका हो, अमेरिका हो या रूस हो, जापान हो, वेस्ट इंडीज हो, भारत हो, तो वो सभी जगह पर अपना एक सर्वे करती है और वह सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करती है। उस संस्थान का नाम है IUCNNR, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसर्च। तो ये इनका हिंदी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अब फिलहाल इनका एक बहुत ही शॉर्ट नाम हो गया है WCU, यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इनके द्वारा अभी रिपोर्ट तैयार करके और सार्वजनिक किया जाता है, जिससे कि वह चीज हमारे समक्ष आती है, हम उनके बारे में जान पाते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होने वाली है, अगर ये है तो क्या फायदा हो रही है, अगर ये खत्म अगर यह नष्ट हो जाते हैं तो क्या नुकसान होती है। ये सारी चीजों को इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसमें हम जानते हैं कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। यह देखिए,
पहले तो मैं इसको हटा दूं, इतनी बात समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझोगे तो दोबारा इसको रिपीट करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर। इसके बाद हम डालते हैं कौन कौन से वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं जो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, वो पशु कहलाते हैं। जो भी पशुएं हैं जैसे, तो वह सामान्य जातियां होती हैं, सामान्य जाति। सामान्य जातियां में क्या होगी कि जिनकी संख्या अभी ठीक ठाक है, वह सामान्य जातियां में आते हैं। जैसे में पशु हो गए, इसके बाद चीड़ का पेड़ हो गया, इसके बाद कृंतक, ये सब चीज जो है यह सामान्य में आता है। नहीं, जैसे में क्या हमने बोला, जो पशु जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो हो गए, जैसे में पशु, कृंतक, चीड़, ये सब सामान्य में, यानी यह उस स्थिति में है, इनकी दशा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। यह मुख्य रूप से सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ जैसे गाय, भैंसे हैं, बकरियां हैं, तो ये सब की स्थिति, ऊंट है, ये सब की स्थिति सामान्य है। तो कुछ पशु ऐसे हैं जिनकी स्थिति सामान्य, उसे सामान्य जातियां में रखा गया है सर्वे के अनुसार। अब देखते हैं संकटग्रस्त जाति। संकटग्रस्त जातियां में क्या होता है, वैसे वन्य प्राणी जिनकी स्थिति पहले तो सही थी लेकिन अब सही नहीं, यानी अब उनकी संख्या में इतनी कमी आ गई है कि लगभग अगर इसी तरह से उनमें ह्रास होता रहा तो 10 से 20 वर्षों में या 30 वर्षों में वह इस धरती से ही उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि ऐसे जो प्राणी हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार आगे आई है और कुछ क्षेत्रों को, जैसे हमने बताया था कि आरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया। उसमें हम किसी प्रकार से किसी पशु का शिकार नहीं कर सकते हैं, कृषि नहीं कर सकते हैं, बहुत से चीज़ों को वहाँ पर दिखलाया गया है। वह किससे बचाने के लिए, वह संकटग्रस्त जो जातियाँ हैं, जो वन्य प्राणी की जो भी वन्य प्राणी की संकटग्रस्त जातियाँ हैं, उनको बचाने के लिए ही ऐसे वनों को विस्तृत किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे में जंगली, जो भारतीय जंगली गधा, जो भारतीय गधा, इसको भारतीय गधा जो है ये हो गया। इसके बाद गैंडा का नाम सुने होंगे, गैंडा, एक काजीरंगा अभयारण्य है असम में, वह गैंडा का संरक्षण के लिए बचा करके रखा गया, क्योंकि
एक सींग वाला गैंडा जो है वह मुख्य रूप से भारत में ही पाए जाते हैं और यह भी संकटग्रस्त जाति में है। फिर पूंछ वाला बंदर, पूंछ वाला बंदर। इसके बाद एक और है संघाई। यह जो हिरण की जो एक प्रजाति है संगाई, यानी यह मणिपुरी हिरण को संगाई के नाम से जानते हैं। यह हिरण मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि संघाई हिरण किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है? मणिपुर से संबंधित है, यानी यह मुख्य रूप से मणिपुर में पाया जाता है, इसलिए इस हिरण को मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है। समझे? यानी संघाई को ही मणिपुरी हिरण कहा जाता है। तो इसके अलावे और भी हैं, जैसे मगरमच्छ की 3 प्रजाति है, तो ये सब जो है संकटग्रस्त में आता है। संकटग्रस्त में और भी आपके किताब में और भी उदाहरण दिए हुए होंगे, वो सब एक बार किताब भी पढ़ना जरूरी है। नहीं, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, किताब से दोस्ती कीजिए ना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, दोस्ती करनी है तो किसी और से कीजिएगा, हो सकता है कहीं कोरोना लेकर आ जाए। किताब से कीजिएगा, कोई कोरोना नहीं है, जितना मर्जी पढ़ते जाइए, बस दिमाग में रखते जाइए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए तकिए तर में रख दिए, इस तरह से नहीं पढ़ना है। तो यह तो संकटग्रस्त जाति के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं सुभेद्य जाति क्या होता है। दूसरा मार्कर, इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे जीव को रखा गया है जो संकटग्रस्त तो नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने के बजाय दिन पर दिन कमते जा रही है। एक तो यह है इनकी संख्या अधिक कम है, अधिक नहीं, इनकी संख्या अत्यधिक कमते जा रही है, अत्यधिक कमी है संख्या। लेकिन सुभेद्य जाति में क्या है कि इनकी संख्या अभी फिलहाल तो ठीक ठाक तो नहीं है। क्या ठीक रहेगा, यानी इसकी संख्या जो है, जो पहले थी तो वहां से क्या होता है कि बढ़ना चाहिए। जैसे हम अगर मानव की बात करें तो 1830 में हमारे यहाँ की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ थी, और अभी क्या है, अभी 135 करोड़ के आसपास वर्तमान में जो है, अभी 2020 चल रही है, 21 की अगर जनगणना होती है तो 135 करोड़ पार कर जाएगी। तो मानव की जो जातियां हैं, मानव जाति जो है, इसकी संख्या बढ़ते जा रहा है। तो और इन सब जो जंगली जो जानवर हैं, इनकी संख्या दिन पर दिन कमते जा रहा है। कारण कुछ न कुछ मानवीय हस्तक्षेप, कुछ प्रकृति हस्तक्षेप। प्रकृति हस्तक्षेप से तो कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान हुआ वह कहीं न कहीं मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही जो वन्य प्राणी है उनका जो नुकसान है, अधिक से अधिक नुकसान कब होना शुरू हुआ, जब मानव ने वनों का विनाश करना शुरू किया, तब इनमें कमी आई। और कुछ हद तक प्रकृति भी इसके लिए दोषी है, लेकिन प्रकृति को उतना बड़ा दोषी नहीं माना जा सकता है। तो सुभेद्य जाति में क्या है कि इसमें वैसे जीव है जो अपनी संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी संख्या क्या हो रहा है, कमते जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है। यानी उनका जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं सिमटते जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी संख्या जो है वह बढ़ नहीं रही है, और अधिक मात्रा में जैसे उनकी
मृत्यु हो रही है। जैसे गंगा का डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है, जिसके चलते इसको बचाने के लिए क्या किया गया, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया, ताकि क्योंकि इसकी संख्या में कमी का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है आपको? इसकी जो संख्या में जो कमी आ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इसकी जो हड्डी होती है उस हड्डी में एक रसायन होता है जिससे जो दर्द होती है, हम लोगों के शरीर में जब दर्द होती है तो इसी के हड्डी से वह दवाई बनाई जाती थी, जिसके चलते डॉल्फिन का शिकार अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में इसका शिकार होना शुरू हुआ। तो जब जैसे इसका शिकार होना क्यों हुआ? क्योंकि इससे हमारे लिए जो दर्द की दवाई बनती थी वह ज्यादा कारगर साबित होती थी। तो दवाई बनाने के लिए इसका शिकार अधिक से अधिक होना शुरू हुआ, जिसके चलते इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कमते जा रही है। दूसरी बात क्या है कि अधिकतर फैक्ट्रियों का जो नाला है वह, या फिर जो गंदे पानी का जो वो पाइप है वो सब कहाँ, तो अधिकतर नदी, गंगा नदी में ही छोड़ा गया, क्योंकि बड़े बड़े जो शहर बसे हुए हैं वह कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो गंगा नदी में ही बसे हुए, या फिर जो इधर से जो पानी लेकर के जो समुद्र में जाने वाली सबसे बड़ी नदी तो गंगा है। साथ साथ क्या है कि अधिकतर नदी जो है वो गंगा की ही सहायक नदी है। तो अगर उसमें भी अगर प्रदूषण होती है तो वो नदी प्रदूषण किसको दे देती है, तो गंगा को दे देती है, जिसके चलते इस जीव को अधिक से अधिक नुकसान होना, और नुकसान जो है यह उठा रहा है, जिसके चलते इनका जीवन आज संकटग्रस्त है। तो डॉल्फिन हो गया, इसके बाद एशियाई हाथी। यह जो एशियाई हाथी है यह भी, इनकी भी संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। इसके बाद जो आती है वो आता है दुर्लभ। दुर्लभ जाति, यह दुर्लभ जातियां क्या होती हैं इसके बारे में जानिए। सुमेध्य जाति में इनकी संख्या कमते जा रही है, लेकिन दुर्लभ जाति में क्या होता है, इनकी संख्या इससे ठीक ठाक है, दुर्लभ है, यानी दुर्लभ हैं, लेकिन कैसे, तो इनमें मानवीय हस्तक्षेप तो चूंकि है ही, लेकिन इनमें क्या होगा कि इनको अगर बचाना है, दुर्लभ जाति जो है इनको अगर बचाना है तो इसमें क्या होता है कि वहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को बदलने से ही इनके जीवन को सुधारा जा सकता, अन्यथा यह नहीं जी सकते। क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो तापमान है वह बढ़ते जा रहा है, जो धरती की तापमान है वह बढ़ते जा रहा है। तो प्रत्येक जीव में क्या होता है कि एक तापमान सहने की क्षमता होती है, अगर उस क्षमता से अधिक उसको तापमान मिल जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस स्थिति में वह जीव समाप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए क्या करना होगा, इनको बचाने के लिए वहां की परिस्थिति को ही बदलना होगा, और परिस्थिति को तो हम नेचर को नहीं बदल सकते, नेचर को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए क्या किया गया है, इन्हें बचाने के लिए कुछ ऐसे जगह को ढूंढा गया है जहां पर कि टेम्परेचर इनके लिए सामान्य हो, वैसे स्थानों पर इनको ले जाया जाता है और छोड़ा जाता है, जिससे कि इनकी संख्या बढ़े। इसके बाद दुर्लभ जाति के बाद इसमें जैसे 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 क्या दे दे, जैसे जैसे देखिए क्या होता है कि जब रूस में क्या होता है कि जब ठंड का मौसम आता है, तो ठंड का मौसम जब आता है तो एक तो रूस जो है वह ध्रुव पर है,
तो वहाँ तो पहले से यानी 12 महीना वहाँ पर ठंड पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उत्तरी ध्रुव पर से सूर्य दक्षिणी ध्रुव की तरफ यानी उत्तरायण से अगर सूर्य दक्षिणायन हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर जो है ठंड और अधिक बढ़ जाती है, यानी तापमान पूरा तिरछा आने वह सूर्य की रोशनी तिरछी आती है, जिसके चलते बहुत कम समय तक सूरज का जो रोशनी है वो यहाँ पर आ पाता है। इसके चलते क्या होता है कि ठंड का मौसम आ जाता है, और जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ध्रुवीय प्रदेश और अधिक ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वहाँ पर वह जो है सो जो भी वहाँ पर पक्षी है उन्हें साइबेरियन पक्षी के नाम से जानते हैं, तो वह पक्षी वहाँ का वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए क्या करती है, क्योंकि वह है ठंडे प्रदेश की है, लेकिन इतना न अधिक तापमान कम किया कि उस तापमान में वह जिंदा नहीं रह सकती है। तब वह अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि हमारे भारत की तरफ उड़ान भरती है, और राजस्थान में आकर के घना अभयारण्य है उसमें आकर के और अपना निवास स्थान बना लेती है। वह यहाँ की तापमान उनके लिए पुनः सामान्य हो जाती है। तो इस तरह से जो भी जीव है वह क्या है, वह दुर्लभ जाति के, वह क्या किए, वह अपनी स्थिति को वह अपना स्थान छोड़ दिया और वैसे स्थान पर आ गए, उस परिस्थिति में पुनः आ गए जहाँ उनके जीने लायक वातावरण। इसके बाद जब आते हैं तो यह होता है स्थानिक जातियां। स्थानिक जाति अब यह स्थानिक जातियां क्या होती हैं, कुछ वन्य प्राणी जो है या कुछ वन ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, वैसे वन्य प्राणियों को स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे अंडमान या निकोबार में निकोबारी कबूतर है, केवल निकोबार में ही पाया जाता है। अंडमानी सुअर, और भी कुछ एक है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन गाय। मिथुन गाय तो क्या देखते हैं कि स्थानिक जातियां केवल किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं। यानी यह वो स्थान होता है जहाँ पर किसी प्रकार के, जैसे हमने कहा कि संगाई क्या है, संगाई या मणिपुरी हिरण, यानी केवल मणिपुर में ही पाया जाता है या उसके जो आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर पाया जाएगा। इसी तरह से यह भी, इसको भी हम स्थानिक जातियां में रख सकते हैं, स्थानिक जातियां में इसे भी रख सकते हैं। तो वैसे वन्य प्राणी जो किसी खास स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक जातियां कहते, यानी उसके अलावा और कहीं पर वह नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसमें नहीं, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि निकोबारी कबूतर है, अंडमानी, यह कहाँ, यह निकोबार में पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है, यानी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। मिथुन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मुझे यह कैसे पता चला, यह जो सर्वे हुआ उसमें ही पता चला कि भाई अगर कबूतर है, ये कबूतर की ही एक प्रजाति है, कबूतर ही है, लेकिन जिस तरह की यह कबूतर है वह भारत में अन्य किसी स्थान पर नहीं पाए जाते। किससे पता चला, सर्वे रिपोर्ट से पता चला। इस तरह की जो हिरण है, संगाई हिरण, यह हिरण की देखने में लगता है कि हिरण की जैसे है, लेकिन कुछ अंतर हो जाती है। उस अंतर के कारण क्या, और यह कहाँ पाया जाता है, केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। कैसे पता चला, तो सर्वेक्षण के कारण पता चला।
इसकी संख्या कम है। कैसे पता चला? तो सर्वेक्षण के कारण पता चला। कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं या ऐसे प्राणी हैं जो इस धरती से उठ चुके हैं, यानी अब पहले था, अब उसे नहीं देखा जाता है। तो वैसे प्राणी को लुप्त जातियां में रखा गया है। लुप्त जाति, लुप्त जाति या विलुप्त जाति या विलुप्त प्राणी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो लुप्त जातियां में क्या हो जाएगा? जैसे डोडो, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये सब क्या है? ये सब पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। यानी जहां पर पहले यह इसके बाद एशियाई चीता, एशियाई चीता, ये सब विलुप्त हो चुके हैं। पहले था, अब यह नहीं दिखाई देता। वैसे स्थान पर जाया गया जहाँ पर ये सब डोडो पाया जाता था, गुलाबी सिर वाला बत्तख पाया जाता था, तो एशियाई चीता पाया जाता था। तो ऐसे स्थानों पर जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां से ये सब चीज, यानी ये सब प्राणी को नहीं देख पाया, जिससे यह कहा गया, रेड डेटा पुस्तक में इन सब जीवों को नोट कर लिया गया कि अब ये सब जीव इस धरती पर नहीं है। तो समस्या यह उठता है कि हमारे यहाँ या यह पूरा जो धरती है वह सभी जीव का निवास स्थान है। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि पृथ्वी मेरा ही केवल निवास स्थान है, तो यह सर्वथा अनुचित है। क्या है कि पृथ्वी प्रत्येक जीव का आवास है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा और आपका है। तो और वह किसी न किसी रूप से हमारे लिए फायदेमंद होती है और हम उनके लिए, हम एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं। अगर उन्हें नुकसान होता है तो वह नुकसान उन्हें नहीं, हमें भी हो रहा है। कहीं ना कहीं उससे हम भी वंचित हैं। कैसे वंचित है? जैसे नॉर्मल सी बात ले लीजिए, अभी जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, कोरोना वायरस, यह एक वायरस है जो क्या करता है कि सांस को ही रोक देता है, गला को जाम कर देता है, फेफड़ा काम करना बंद कर देती है, जिससे कि लोगों की मौत हो जाती है। अब यह बीमारी जब उत्पन्न हुआ तो हम इस बीमारी के इलाज के लिए हम अपने आप पर निर्भर नहीं रहे, किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे पौधे पर या किसी अन्य प्राणी पर निर्भर हो गए। सारे विश्व मिलकर के प्रत्येक जीव से उस वायरस को, यानी कोरोना को, वायरस को मारने के लिए प्रत्येक जीव पर रिसर्च किया जा रहा है कि किसी न किसी जीव में वह रसायन होगा, किसी न किसी पेड़ में वह रसायन होगी, जिससे कि कोरोना नाम का वायरस समाप्त हो सकता है। तो क्या किया गया? चूहा, इसके बाद जो आपको घर में जो दिखलाई देती है चमगादड़, ये सब चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू किया गया। और अन्य जीवों पर भी रिसर्च और अन्य जंगलों पर रिसर्च किया जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं यह चीज़ होगा, ऐसी बात नहीं। वह इस पृथ्वी पर कई तरह के वनस्पतियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो वैज्ञानिक की टीम जो उस पर शोध पर लगी हुई है उनकी नज़र नहीं जा रही है, लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कभी ना कामयाब नहीं होती, वो कामयाब जरूर होंगे। तो वन्य प्राणी किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, यह अभी आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि किस तरह से सारे
विश्व की नज़र जो है सो प्रत्येक प्रकार के प्राणी और प्रत्येक प्रकार की वनस्पतियों पर टिकी हुई है कि कहीं ना कहीं वह चीज़ हमें मिल जाए और जल्दी मिल जाए, जिससे कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। फिलहाल उनका जो निर्देश है वह निर्देश का हम लोग पालन करेंगे और घर में रहेंगे, घर में रह करके पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। इसके अलावे भी कुछ है, कुछ क्या, अभी बहुत कुछ है जो इसमें जानना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।